नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जारी ताजा सर्वे में महागठबंधन को एनडीए पर मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। वोट वाइब और एसएएस ग्रुप के सर्वे के अनुसार बिहार में इस बार मुकाबला कांटे का है। सर्वे के मुताबिक 41% लोग महागठबंधन की सरकार बनते देख रहे हैं, जबकि 39% लोग एनडीए को सत्ता में लौटता मानते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं। एसएएस सर्वे के अनुसार 38% लोग तेजस्वी, 20% नीतीश कुमार और 14% प्रशांत किशोर को सीएम बनते देखना चाहते हैं। महिलाओं में भी वोटिंग पैटर्न लगभग बराबर है। 39.5% एनडीए, 39% महागठबंधन और 9% जनसुराज के पक्ष में। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को किंग मेकर बताया जा रहा है, जो 8 से 12% वोट शेयर पा सकती है और एनडीए का वोट काट सकती है। युवा वर्ग 18 से 29 वर्ष के बीच में 49% महागठबंधन के साथ हैं। सर्वे में यह भी सामने आया कि तेजस्वी यादव की हर घर नौकरी योजना को लगभग 40% लोगों ने सकारात्मक बताया, जबकि बाकी इसे सिर्फ चुनावी वादा मानते हैं। नतीजों से पहले राज्य में माहौल बेहद रोमांचक बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने पटना में अपना संयुक्त घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया। यह दस्तावेज राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में महागठबंधन ने वादा किया है कि 50% आरक्षण सीमा को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा। पंचायती और नगरीय निकायों में आरक्षण बढ़ाया जाएगा। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। वक्फ संशोधन विधेयक को रोका जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके अलावा बोध गया स्थित बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी और जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने जैसे वादे इसमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का विजन डॉक्यूमेंट है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी और भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बना दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी की आज हालत सब देख रहे हैं, उनका सिर्फ चेहरा इस्तेमाल हो रहा है जैसे पुतला रखा जाता है। तेजस्वी ने दावा किया कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि अमित शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने तो अपना सीएम चेहरा साफ तौर पर घोषित किया है, जबकि एनडीए अब तक असमंजस में है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन के कार्य क्षेत्र और शर्तों को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग का गठन इसी साल जनवरी में मंजूर किया गया था और अब इसकी संरचना और नियम तय कर दिए गए हैं। यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में आने की उम्मीद है। आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी, जबकि इसके अन्य सदस्य आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की शर्तें और कार्यक्षेत्र तय करने से पहले कई मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारी यूनियनों से चर्चा की गई थी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार उनका नाम बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों की मतदाता सूची में दर्ज पाया गया। बिहार के सासाराम जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किशोर का नाम करगहर के भाग संख्या 367 मध्य विद्यालय कोनार उत्तरखंड में क्रमांक 621 पर दर्ज है, जिसकी मतदाता पहचान संख्या 1013123718 है। वहीं पश्चिम बंगाल में उनका नाम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सेंट हेलेन स्कूल मतदान केंद्र में दर्ज है।
अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 का हवाला देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता नहीं हो सकता। उल्लंघन पर धारा 31 के तहत 1 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा प्रशांत किशोर से 3 दिनों में जवाब मांगा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा केरल और अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती बताया और कहा कि इससे चुनावी प्रणाली पर जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। विजयन ने आरोप लगाया कि आयोग 2002 से 2004 की मतदाता सूचियों के आधार पर संशोधन की योजना बना रहा है, जो 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार किसी भी संशोधन का आधार वर्तमान मतदाता सूची होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य चुनाव अधिकारी पहले ही आयोग को चेतावनी दे चुके हैं कि इस समय ऐसा संशोधन स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के चलते अव्यवहारिक होगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने सोमवार को घोषणा की थी कि नवंबर से फरवरी के बीच 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया की जाएगी, जिनमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन संशोधन यानी SIR का विपक्षी दलों ने तीखा विरोध किया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में सत्ताधारी दल DMK और TMC ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया है। DMK ने 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया, जबकि TMC ने चुनाव आयोग को अत्यधिक समझौतावादी बताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। CPM ने भी इसे मनमाना कदम ठहराया है। यह विवाद बिहार में हाल ही में SIR अभियान के दौरान मतदाता सूची से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं के नाम काटे जाने के आरोपों से पैदा हुआ है। कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें सरकारी संपत्तियों पर निजी संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। इस आदेश को कई लोगों ने RSS की गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश बताया था। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सरकार ने 18 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 से अधिक लोगों के जमावड़े के लिए भी अनुमति जरूरी होगी। याचिकाकर्ता पुनः चैतन्य सेवा संस्था ने इसे अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया था। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मंत्री HK पाटिल ने कहा कि यह आदेश किसी संगठन विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। दिल्ली के वासुदेव घाट पर छठ पूजा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में पूजा कराने की तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय में कार्यक्रम रद्द हो गया। बताया जा रहा है कि घाट पर नकली यमुना बनाए जाने के खुलासे के बाद PM मोदी ने कार्यक्रम में न जाने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट से पानी लाकर नकली यमुना तैयार कराई। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि नकली पार्टी का नकली घाट, पूर्वांचलियों की भावनाओं से खिलवाड़ बंद करो। BBC और सत्य हिंदी और कई यूट्यूबर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि घाट पर गंगा का पानी पाइपलाइन से लाया गया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के साफ यमुना के दावे TPCC की रिपोर्ट में गलत साबित हुए, जिसमें कहा गया कि यमुना का पानी स्नान योग्य नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज वॉशिंगटन पर अमेरिकी सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक रूप से सही रहने के बजाय देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका जंग में है तो हम जंग जीतेंगे। उन्होंने सैनिकों से पूछा, आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है ना? जिस पर सैनिकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री सनेई तकाइची के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिज को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। वहीं तकाइची ने कहा कि जापान अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। जापान दौरे के बाद ट्रंप अब दक्षिण कोरिया जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस हफ्ते गुरुवार को दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक समिट में आमने सामने होंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रूस यूक्रेन युद्ध, ताइवान और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगी। ट्रंप ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि यह बैठक सकारात्मक होगी। बैठक का मुख्य मुद्दा अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर है। हाल ही में दोनों देशों के बीच शुरुआती सहमति बनी है और अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात अब खत्म हो गई है। इसके अलावा फेंटेनिल ड्रग तस्करी, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, टिकटॉक विवाद और चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स निर्यात पर नए नियम भी चर्चा में रहेंगे। ताइवान और रूस यूक्रेन युद्ध पर भी वार्ता होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक किसी बड़े समझौते की बजाय रिश्तों में संतुलन लाने की दिशा में कदम होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।